हेलो दोस्तों, परमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज का हमारा चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। तो इस चैप्टर में हमारा जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वो है पूर्ण प्रतियोगिता क्या है और पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता। तो सबसे पहले हम करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, उसके बाद हम करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसके अंतर्गत क्रेता व विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। क्रेता व विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और यह संख्या होती है जो असीमित होती है, मतलब निश्चित नहीं होती है। क्रेता और विक्रेता कितने भी हो सकते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रुकावट नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत कीमत भी क्या है, समान होती है। कीमत समान होती है और यहां पर वस्तुएं भी क्या है, समरूप होती है। समरूप वस्तुएं भी क्या समान होती है। वस्तुएं रंग रूप गुण आकार आदि के आधार पर समान होती है। और कीमत समान क्यों होती है? एक तो वस्तुएं समान है, दूसरा जो ये कीमत है यह उद्योग के द्वारा तो निर्धारित की जाती है और फर्म के द्वारा स्वीकार की जाती है। उद्योग जो कीमत निर्धारित कर देता है, उद्योग क्या है, कीमत निर्धारक, और फर्म क्या, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत स्वीकारक। तो उद्योग जो कीमत निर्धारित कर देता है, फर्म को वही कीमत स्वीकार करनी पड़ती है और उसी कीमत पर अपनी वस्तुओं को बेचना पड़ता है। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। वैसे तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई ठोस उदाहरण नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर एक दो उदाहरण देख लेते हैं। तो बात करते हैं गेहूं की। आप अन्य अनाज भी ले सकते हो जिसकी आपको कीमत पता हो। तो गेहूं की कीमत की बात करें तो अप्रैल 2020, अभी तो गेहूं की फसल कटी नहीं है, तो अप्रैल 2020 जो गेहूं की फसल जा चुकी उसकी बात करते हैं। तो गेहूं की कीमत कितनी थी? 1980 रुपए क्विंटल निर्धारित की गई थी। तो यह कीमत किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? उद्योग के द्वारा। तो यह क्या है? बाजार कीमत। इसे क्या कहेंगे? बाजार कीमत, क्योंकि पूरे बाजार में कीमत क्या थी? 1980 रुपए क्विंटल। तो इसी 1980 रुपए क्विंटल पर किसान मतलब विक्रेता अपना उत्पादन जितना चाहे बेच सकता है, तो वह उससे अधिक कीमत नहीं लेगा। क्योंकि मान लीजिए आप क्रेता हो, खरीदने वाले, और आपको कोई किसान या विक्रेता बोल सकते हो 1980 रुपए क्विंटल से अधिक कीमत पर 2250 मान लेते हैं। 2250 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं देता है, तो आप गेहूं की मात्रा को नहीं लेंगे, यानी कि गेहूं नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको उसकी बाजार कीमत का पता है। तो बाजार कीमत उसकी कितनी है? 1980 रुपए क्विंटल। तो आप 2250 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं नहीं खरीदोगे, क्योंकि यहां पर क्रेता को और विक्रेता को दोनों को मांग, पूर्ति और कीमत जैसी बाजार की दशाओं का पूरा ज्ञान होता है, कि उन्हें पता है कि बाजार में जो कीमत है वस्तु की वो कितनी है। और अगर आपको ये उदाहरण समझ नहीं आया तो मैं आपको दूसरा उदाहरण भी समझा देता हूं। आप पेपर शीट का उदाहरण ले सकते हो। पेपर शीट, क्योंकि पेपर शीट की तो प्रत्येक स्टूडेंट को आवश्यकता होती है, और इस पेपर शीट पर आप टेस्ट देते हो। इसका साइज कितना होता है? 2.4, और इसका रंग कैसा होता है? सफेद। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा है? समरूप वस्तुएं, मतलब रंग रूप गुण आकार आदि के आधार पर वस्तुएं समान होती है, जिनके कारण ये कीमत भी समान होती है। या दूसरी बात करें तो कीमत समान होने का दूसरा कारण क्या है? उद्योग कीमत को निर्धारित करता है और फर्म क्या है? स्वीकार करती है। तो इस पेपर शीट की कीमत कितनी होती है? मात्र 1 रुपए होती है। आपको भी पता है, आपने भी कभी पेपर शीट खरीदी होगी, तो इसकी कीमत कितनी है? मात्र 1 रुपए है। अगर आपको कोई विक्रेता या दुकानदार बोल सकते हो 2 रुपए की देगा, तो आप उस दुकानदार से नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको पता है यह मात्र 1 रुपए में ही मिलती है, तो आप किसी दूसरे विक्रेता के पास चले जाओगे। तो ऐसे में जो ये 2 रुपए की देता था आपको विक्रेता, ये क्या करेगा? अपने ग्राहकों को खो बैठेगा, क्योंकि इसने क्या अधिक कीमत लेने की कोशिश की है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत अगर फर्म थोड़ा सा भी कीमत बढ़ा देती है तो उसके ग्राहक क्या दूसरी फर्म की ओर चले जाएंगे, क्योंकि उसने अपनी कीमत बढ़ा दी तो दूसरी फर्म क्या है उसे समान कीमत पर वस्तुएं देगी, और खरीदने वाले को बाजार की दशाओं का, मांग, पूर्ति और कीमत जैसी बाजार की दशाओं का पूरा ज्ञान है, तो वह महंगी कीमत पर नहीं लेगा।
तो आपको भी पता है, आपने अप्रैल 2020 की बात करें तो उस समय 1980 रुपए क्विंटल के हिसाब से ही गेहूं खरीदा होगा। और बेचने वाले की बात करें तो बेचा भी किस रेट पर है, इसी कीमत पर बेचा गया है। तो खरीदा भी इसी कीमत पर गया और बेचा भी इसी कीमत पर गया। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत फर्म क्या है, कीमत स्वीकारक है, निर्धारक नहीं है। उद्योग जो कीमत निर्धारित करता है, फर्म को उसी कीमत पर बेचना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर दो उदाहरण ध्यान रखने, एक तो पेपर शीट और दूसरा क्या है, गेहूं और इसकी कीमत और शीट की कीमत। इन्हीं दो उदाहरण के माध्यम से ही मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दूंगा और आपको एक एक विशेषता बिल्कुल अच्छी तरह समझ भी आएगी। तो यहां पर आपको दो उदाहरण ध्यान रखें। नंबर 1 पेपर शीट, इसकी कीमत कितनी है, मात्र 1 रुपए। और गेहूं की कीमत कितनी है, मात्र 1980 रुपए क्विंटल। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता आती है क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। क्या होती है, अधिक होती है। और यहां पर क्या है, क्रेता और विक्रेता संपूर्ण बाजार की तुलना में इतना छोटा होता है कि वह अपने द्वारा बेची जाने वाली व खरीदी जाने वाली वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब कि चाहे तो वह बेचे चाहे खरीदे, तो वस्तु की कीमत क्या समान ही रहेगी, उसे प्रभावित नहीं करेगा। तो चाहे तो आप ये उदाहरण ले लो, चाहे ये उदाहरण ले लो। किसान क्या, बेचने वाला विक्रेता। और बहुत सारे लोग होते जिन्हें गेहूं की आवश्यकता होती, वो क्या, क्रेता, खरीदने वाले। तो किसान कितने में बेचेगा, 1980 रुपए क्विंटल के हिसाब से ही अपना उत्पादन बेचेगा और खरीदने वाला भी 1980 रुपए के हिसाब से ही खरीदेगा, क्योंकि उन्हें क्या, बाजार की दशाओं का पूरा ज्ञान है, मांग, पूर्ति और कीमत जैसी बाजार की दशाओं का। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत या पूर्ण प्रतियोगिता वह अवस्था है जिसके अंतर्गत फर्म अगर अपने उत्पादन में थोड़ा सा परिवर्तन भी कर देती, मतलब कि अपने उत्पादन को या तो कम कर दे या अधिक कर दे, तो ऐसा करने पर भी बाजार कीमत पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस प्रकार से, बाजार कीमत गेहूं की बात कर ले तो 1980 रुपए निर्धारित की गई है। अगर कोई फर्म या तो गेहूं की मात्रा को कम बेचे या अधिक बेचे, या तो कम कर दे या अधिक कर दे, तो ऐसे में क्या है, गेहूं की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या 1980 रुपए क्विंटल ही रहेगी। तो यहां पर हमें किस बात का पता चला, फर्म क्या है, कीमत स्वीकारक, और निर्धारक कौन है, कीमत निर्धारक उद्योग। तो उद्योग के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है और फर्म को वो क्या, कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, समरूप वस्तुएं। तो नंबर 2 पर ले लेते हैं समरूप वस्तुओं को। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत वस्तुएं रंग, रूप, गुण, आकार आदि के आधार पर समान होती है। रंग, रूप, गुण, आकार आदि के आधार पर क्या, समान होती है। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे में क्या है, एक क्रेता किसी भी विक्रेता से वस्तुएं खरीद सकता है, क्योंकि वस्तुएं क्या है, समान है। आप पेपर शीट का उदाहरण ले सकते हैं। पेपर शीट क्या है, मात्र 1 रुपए की आती है और इसका आकार की बात करें तो इसका साइज कितना, 2.4, और रंग कैसा, इसका सफेद। आप इसे किसी भी दुकानदार से ले सकते हो, क्योंकि जिस भी दुकानदार से लेंगे आप, तो इसका कलर कैसा होगा, सफेद ही होगा, और इसका साइज कैसा होगा, 2.4 ही होगा, इससे कम या ज्यादा नहीं होगा।
तो आप किसी भी दुकानदार से खरीद सकते हो। यह रंग, रूप, गुण, आकार आदि के आधार पर बिल्कुल समान होती है और ऐसे में इसकी कीमत भी क्या है, समान होती है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं भी क्या रंग, रूप, गुण, आकार आदि के आधार पर समान होता है। आप किसी भी विक्रेता या किसान से गेहूं खरीद सकते हो। आपको ये क्या 1980 रुपए क्विंटल के हिसाब से ही मिलेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2020 की। आगे के समय क्या पता क्या कीमत होगी, जो उद्योग निर्धारित करेगा वही कीमत पर प्रत्येक फर्म को अपने उत्पादन की मात्रा बेचनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या है, कीमत समान है। किसके कारण, रंग, रूप, गुण, आकार आदि के आधार पर, और दूसरा क्या है, उद्योग निर्धारित करता है। तो नंबर 3 पर ले लेते हैं समान कीमत को ही, समान कीमत या समरूप कीमत। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत कीमत क्या है, समान होती, समरूप होती है। क्यों होती है, क्योंकि कीमत क्या है, उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है और फर्म क्या है, उस कीमत को स्वीकार करती है। तो यहां पर क्या है, उद्योग ने कीमत कितनी निर्धारित करी, 1980 रुपए, और फर्म ने यह कीमत क्या करी, स्वीकार कर ली। तो इसी कीमत पर फर्म अपने उत्पादन की जितनी मात्रा चाहे बेच सकते हैं। या पेपर शीट की बात करें तो कितनी है, 1 रुपए। कीमत कितने पेपर शीट की, 1 रुपए, जो उद्योग ने निर्धारित करी है, और फर्म इसी 1 रुपए पर इन पेपर शीट को बेच सकती है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, AR औसत आय वस्तु की क्या होती है, कीमत होती है। तो वस्तु की कीमत क्या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत समान होती है। जैसे बात कर लेते हैं बेची गई मात्रा की, 1 2 3 4। उसके बाद बात कर लेते हैं P प्राइस कीमत, यहीं से बोल सकते हो आप AR औसत आय, क्योंकि ये क्या समान होती है। ये मान लेते हैं 5 5 5, या फिर आप 1 1 भी ले सकते हैं जैसे पेपर शीट की। तो ऐसे में क्या है, कुल आय समान दर से बढ़ेगा। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20। क्योंकि TR कैसे प्राप्त होता है, AR को बेची गई इकाइयों से गुणा करने पर। और MR कैसे प्राप्त होता है, किसी वस्तु की कम या अधिक इकाई बेचने से कुल आय में जो अंतर आएगा उसे MR कहेंगे। तो 5 के ऊपर क्या 0, तो 5, 10 में से 5 जाएगा 5, 15 में से 10 जाएगा 5, 20 में से 15 जाएगा 5। तो यहां पर हमें किस बात का पता चला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत AR और MR क्या है, बराबर होते हैं। तो इसे मैं आपको डायग्राम द्वारा समझा देता हूं। OXY, यहां पर वस्तु की मात्रा यानी कि बेची गई इकाई, और यहां पर क्या है, P प्राइस कीमत को लेना है। और कीमत कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। यहां पर 5 4 1 3 2 1। तो यहां पर क्या, AR बराबर है MR। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत AR और MR बराबर है। ये क्या, OX अक्ष के समानांतर है। तो ये कैसे, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार। तो फर्म 5 रुपए कीमत पर अपने उत्पादन की जितनी चाहे मात्रा बेच सकती, चाहे वो 1 बेचे, चाहे 2 बेचे, चाहे 3 बेचे, चाहे 4, चाहे 5, वो फर्म की इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद पूर्ण ज्ञान को लेते हैं, क्योंकि क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, जिसके कारण वह अधिक कीमत पर वस्तुएं नहीं खरीदेगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार की दशाओं का पूरा ज्ञान होता है। क्रेता व विक्रेता, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को मांग, पूर्ति व कीमत जैसी बाजार की दशाओं का पूरा ज्ञान होता है। ऐसे में अगर कोई विक्रेता वस्तु की कीमत थोड़ी सी अधिक करना चाहता है तो वह क्या है, क्रेता को अधिक कीमत पर वस्तुएं नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता, क्योंकि क्रेता को भी मांग, पूर्ति और कीमत जैसी बाजार की दशाओं का पूरा ज्ञान है। विक्रेता यानी कि विक्रेता को पता बाजार ने गेहूं की कीमत कितनी निर्धारित करी थी, 1980 रुपए क्विंटल, और खरीदने वाले ने भी पता, क्रेता ने भी गेहूं की कीमत कितनी है, 1980 रुपए क्विंटल। तो वह इसी कीमत पर
विक्रेता बेचेगा और क्रेता इसी कीमत पर खरीदेगा। और पेपर शीट तो आपको पता है किसी भी दुकान से ले सकते हो आप, 1 रुपए की ही मिलेगी। आपको अगर कोई 2 रुपए की देगा तो आप उससे नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको क्या मांग, पूर्ति और कीमत जैसी बाजार की दशाओं का पूरा ज्ञान है। तो आप क्या उस दुकानदार को छोड़कर अगले दुकानदार के पास चले जाओगे, मतलब विक्रेता के पास, उससे इस वस्तु को खरीद सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कोई ज्यादा कीमत पर गेहूं देता है, जैसे 2150 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं देता है, तो आप इससे नहीं लेगे, इस विक्रेता से क्या आप गेहूं नहीं लोगे, आप उसी विक्रेता से गेहूं लोगे जो आपको 1980 रुपए क्विंटल के हिसाब से देगा, क्योंकि आपको पता है गेहूं की कीमत कितनी है, 1980 रुपए क्विंटल। तो क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, जिसके कारण विक्रेता न तो किसी वस्तु की अधिक कीमत करेगा और क्रेता क्या करेगा, अधिक कीमत पर वस्तु नहीं खरीदेगा और विक्रेता अधिक कीमत पर वस्तु नहीं बेचेगा। उसके बाद नंबर 5 पर बात कर लेते हैं विक्रय लागत की। तो विक्रय लागत का अभाव, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत विक्रय लागत का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या कीमत भी समान है और वस्तु भी समान है। कीमत और वस्तु समान होने के कारण कोई भी फर्म विक्रय लागत पर खर्च नहीं करेगी, मतलब विज्ञापन पर खर्च नहीं करेगी। जैसे टीवी, अखबार आदि के माध्यम से अपनी वस्तुओं का प्रचार नहीं करेगी, क्योंकि प्रचार करने पर उन्हें किसी प्रकार का कोई मुनाफा तो होने वाला नहीं, मतलब लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि कीमत क्या समान है और वस्तु भी समान है। तो ऐसे में क्या है, कोई भी फर्म विक्रय लागत पर खर्च नहीं करेगी, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत विक्रय लागत का अभाव पाया जाता है। और यहां पर क्या है, नंबर 6 पर यातायात लागत का भी अभाव पाया जाता है। यातायात लागत का अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है यातायात लागत का भी अभाव? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत वस्तु की कीमत भी समान है और वस्तु भी समान है। तो जो ये वस्तु होती है, या फिर आप बोल सकते हो उत्पाद, यह आपके गांव, शहर, कस्बे या बोल सकते हो आप इलाके में आसानी से मिल जाएगा। जो ये गेहूं है, आप अपने गांव के अंतर्गत जो किसान रहते हैं उन किसानों से 1980 रुपए क्विंटल के हिसाब से आराम से खरीद सकते हो, क्योंकि गेहूं की कीमत क्या है, 1980 रुपए क्विंटल ही है, तो आप इसे आसानी से खरीद सकते हो। अगर पेपर शीट की बात करें तो आप गांव में रहते हो तो आप गांव के किसी भी दुकानदार से इसे मात्र 1 रुपए में खरीद सकते हो। शहर में रहते हो तो शहर में भी मात्र 1 रुपए में खरीद सकते हो। कस्बे में रहते हो वहां पर भी 1 रुपए में खरीद सकते हो, और इलाके में रहते हो वहां पर भी 1 रुपए में खरीद सकते हो। तो ऐसे में क्या है, गांव, शहर, कस्बे, इलाके आदि में वस्तु की कीमत भी समान है और वस्तु भी समान है। तो यहाँ पर यातायात के साधनों पर खर्च करने, मतलब परिवहन, यातायात के साधनों, परिवहन के साधनों पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमें आराम से मिल जाएंगे, हम कहीं से भी इन्हें खरीद सकते हैं। तो इनके लिए यातायात के साधनों पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 7 पर, प्रतिबंधों का अभाव, या बोल सकते हो नियंत्रण का अभाव। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत प्रतिबंध का अभाव पाया जाता है, क्योंकि क्रेता और विक्रेताओं पर किसी वस्तु के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन आपको यहां पर 2 बात ध्यान रखनी। नंबर 1, क्रेता और विक्रेता के बीच किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा तथा कीमत के संबंध में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो यह क्रेता होता है, क्रेता द्वारा किसी विशेष विक्रेता की वस्तु खरीदने के लिए, या जो यह क्रेता है किसी विशेष विक्रेता से वस्तु खरीदने के लिए आकर्षित नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो यह खरीदार है किसी भी विक्रेता से वस्तु खरीद सकता है। जैसे ये 3 विक्रेता है, इन तीनों में से क्रेता इससे भी वस्तु खरीद सकता है, इससे भी, क्योंकि कीमत भी समान है और वस्तु भी समान है। तो ऐसे में इसे
किसी एक विक्रेता की ओर आकर्षित होने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। वह इनमें से अपनी इच्छा अनुसार किसी से भी वस्तु खरीद सकता है। उसके बाद नंबर 8 पर बात करते हैं। पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत बात करें तो साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। हमने उत्पादन के नियम में उत्पादन के साधन पढ़े थे। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के साधनों पर किसी अकेली फर्म का कोई एकाधिकार नहीं होता है। एकाधिकार मतलब एक फर्म का अधिकार नहीं होता है। एक फर्म का अधिकार एकाधिकार में होता है। वस्तु की कीमत पर फर्म का यानी कि अकेली फर्म का अधिकार एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में अकेली फर्म का अधिकार नहीं होता। यहाँ पर जो कीमत उद्योग निर्धारित करता फर्म को वही स्वीकार करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या फर्म कीमत निर्धारक नहीं है, यहाँ पर फर्म कीमत निर्धारक होती है। तो साधनों में क्या पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के साधन किसी उद्योग को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं और वो कहीं और जाकर काम कर सकते हैं। मान लीजिए उत्पादन के साधन क्या है, सेवाएं, मतलब कि काम करने का कार्य करते हैं। तो उत्पादन के साधन क्या, सेवाएं करते हैं। तो उत्पादन के साधन वही जाकर अपनी सेवाएं देंगे जहां उसे अधिक कीमत प्राप्त होगी, जहां उसे अधिक कीमत प्राप्त होगी। उसके बाद बात करें क्रेता की, तो क्रेता भी उसी फर्म से वस्तुएं खरीदेगा जो फर्म उसे सस्ती वस्तुएं देगी, यानी कि कम कीमत पर वस्तुएं देगी। ठीक, आपको यहां पर भी दो बातें ध्यान रखनी है पूर्ण गतिशीलता के अंतर्गत कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में साधन, उत्पादन के साधन पूर्ण गतिशील होते हैं, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काम कर सकते हैं। तो उत्पादन के साधन वही जाकर अपनी सेवाएं देंगे, अर्थात वही जाकर काम करेंगे जो फर्म उसे अधिक कीमत देगी। तो अधिक कीमत पर उत्पादन के साधन काम करेंगे। और बात करें क्रेता की, तो क्रेता उसी फर्म से वस्तुएं खरीदेगा जो उसे सस्ती वस्तुएं देगी, अर्थात कम कीमत पर वस्तुएं देगी। उसके बाद जो लास्ट में हमारा जो लास्ट का पॉइंट बचता है वो है फर्मों के प्रवेश व छोड़ना। फर्मों का प्रवेश व छोड़ना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है और कोई भी फर्म बाजार छोड़कर जा सकती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या है, कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है और कोई भी फर्म अगर चाहे जो पहले से उद्योग में काम कर रही है वह उद्योग छोड़कर जा सकती है। उस पर किसी प्रकार का कोई सामाजिक या कानूनी प्रतिबंध नहीं, यानी कि कानूनी रुकावट नहीं है, वह आ जा सकती है। अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म को लगता है कि मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है तो वह काम कर सकती है, यानी कि प्रवेश कर सकती है, अपने उत्पादन की मात्रा बेच सकती है। अगर कोई फर्म उद्योग में पहले से काम कर रही है, उस फर्म को लगता है कि मुझे हानि प्राप्त हो रही है, तो वह क्या ऐसे में उद्योग छोड़कर जा सकती है। उस पर किसी प्रकार की कोई रुकावट या सामाजिक दबाव नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। और हमने आज पढ़ा पूर्ण प्रतियोगिता क्या है और पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या है, क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या होती है, वस्तुएं क्या है, समान होती है और कीमत भी समान होती है, क्योंकि उद्योग द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। और क्रेता और विक्रेता, खरीदने और बेचने वाले को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। विक्रय लागत, यहाँ पर क्या है, विज्ञापन पर खर्च करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कीमत और वस्तु समान है। यातायात लागत, यातायात पर भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक स्थान पर यह वस्तुएं आसानी से मिल जाती है। प्रतिबंध का अभाव, प्रतिबंध या नियंत्रण का अभाव पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पाया जाता है क्योंकि सरकार क्या किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। पूर्ण गतिशीलता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। और फर्म का प्रवेश व छोड़ना,
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है और कोई भी फर्म उद्योग छोड़कर जा सकती है, उन पर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादक का संतुलन, यानी कि अधिकतम लाभ और उत्पादक का संतुलन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।